मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी का वेलकम और हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब सीरीज के अंदर। जैसा कि आपको विदित है कि हम समय समय पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ हम बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अवेलेबल है सुंदरम म्यूचुअल फंड से, जो एज ए इकोनॉमिस्ट वर्क कर रहे हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड में। 12 साल का टोटल एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ 12 ईयर्स 10 साल उन्होंने सुंदरम में ही काम किया है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन्होंने नीति आयोग के अंदर भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के डिस्कशन के अंदर अबाउट द प्री बजट, उसके अंदर भी उन्होंने डिस्कशन किया है। तो इनको रिच एक्सपीरियंस है कंट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कि कैसा क्या होने वाला है फ्यूचर के बारे में, क्या लगता है कंट्री कैसे ग्रो करेगा, किस तरह से अपनी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो मैं वेलकम करता हूं अर्जुन सर का। वेलकम अर्जुन सर। थैंक यू थैंक्स अ लॉट मिस्टर विनोद। अर्जुन सर, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, आप नीति आयोग के भी कहीं न कहीं एसोसिएटेड हो, तो आप अपने बारे में आधे मिनट में डिस्क्राइब करें कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, व्हाट यू आर डीलिंग इनटू द सुंदरम। ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद। मेरा तो इंग्लिश और हिंदी थोड़ा मिक्स करके बात करता हूँ। थोड़ा वो हिंदी जो है एक्सेंट तो थोड़ा मद्रासी जैसा लगेगा, तो माफ नो कीजिएगा। वरी सर, नो वरी। सो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट, मेरा टाइटल जो इकोनॉमिस्ट है, पर जब काम जो देखते हैं तो आई वुड कॉल माई सेल्फ मार्केट इकोनॉमिस्ट बोलता हूँ। तो राइट। मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये जॉब है कि मार्केट में जो है मैक्रो इंडिकेटर्स के बारे में, जीडीपी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, मार्केट इसे कैसे देखता है। तो सबको देखने देखने के लिए बहुत सारे दृष्टिकोण है। तो मार्केट के दृष्टिकोण से हम मैक्रो को कैसे देख सकते हैं, और ये मार्केट और मैक्रो को ब्रिज कर सकते हैं, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द मार्केट्स एंड मैक्रो। मैक्रो है, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट ये मैक्रो को कैसे देखता है, दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। एंड दैट अंडरस्टैंडिंग मैं अपने रिसर्च से मैं वो ब्रिज करने का वो ट्राई करता हूँ। ओके ओके, ग्रेट। अर्जुन सर, जैसा कि अभी ग्लोबली रिसेशन की बात चल रही है, काफी सारी रिसर्च रिपोर्ट मैंने भी देखी है, आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो, तो मैंने भी एक रिपोर्ट देखी थी, उसके अंदर इंडिया के अंदर रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 0 बताई गई थी, और बाकी कंट्री की प्रोबेबिलिटी हायर है, किसी की 50% है, किसी की 10% है, किसी की 20% है, किसी की 50% है। तो आपका क्या ओपिनियन है, बीइंग ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी पीपल्स आर सेइंग इन इंडिया, तो इंडिया के बारे में आपका क्या व्यू है, क्या डिसीजन आपको लगता है? जैसा कि ऑलरेडी अदर कंट्रीज के अंदर काफी सारे बैंक बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम के प्रति आपका क्या व्यू है, फीडबैक है, और आप इसको किस तरीके से लेते हो फॉर द ग्रोथ ऑफ द मार्केट? क्योंकि अल्टीमेटली अपन हर चीज को कहीं ना कहीं मार्केट से कनेक्ट करते हुए देखते हैं, इन्वेस्टर फेवर में अपन डिसीजन लेते हैं कि कैसे उनको बेहतरीन रिटर्न मिले। तो एज ए इकोनॉमी आप क्या देखते हो? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। दो पॉइंट है। तो वन एक एक पॉइंट जो है, हम ऑलवेज बोलते हैं कि इंडिया मार्केट्स जो है, इंडिया मार्केट्स के रिटर्न ऑलवेज ग्लोबल मार्केट से देखना पड़ेगा। तो ग्लोबली कुछ इवेंट हुआ तो इम्पैक्ट इंडिया में इम्पैक्ट जरूर लगेगा। तो ये डीकपलिंग का जो नाम है, वो डीकपलिंग का जो नाम वो 2000 से ही इट इज ऑफ नो यूज। देयर इज नो डीकपलिंग दैट एवर हैपेंस। राइट। फाइनेंशियल मार्केट्स इन पर्टिकुलर, फाइनेंशियल मार्केट्स में वो डीकपलिंग नहीं है। तो एक सिंपल एग्जांपल, आप अगर आप देखें तो निफ्टी का रिटर्न आप 12 मंथ रोलिंग रिटर्न आप हर महीने निफ्टी का रिटर्न आप ले लो, लीजिएगा, और आप यूएस मार्केट का रिटर्न लीजिएगा। दोनों को एक चार्ट बना के अगर आप डालेंगे दो एक्सिस में, तो डायरेक्शन अगर देखते हो तो लास्ट 20 25 23 इयर्स डायरेक्शन एक ही है। अगर यूएस मार्केट्स ऊपर जाता है, इंडिया मार्केट्स ऊपर जाता है। अगर राइट। यूएस मार्केट्स नीचे गिरते हैं, इंडिया मार्केट्स भी नीचे गिरते हैं। पर राइट। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडिया का जो मैक्रो जब जब स्ट्रांग है, तो इंडिया मार्केट्स जब गिरते हैं उतना नहीं गिरते हैं। तो अगर यूएस मार्केट्स 10% गिरते हैं, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर यूएस मार्केट्स 10% गिरते हैं, इंडिया मार्केट्स तो 2-3% गिरेगा। राइट। जब इंडिया मार्केट्स मार्केट्स के इंडिया का मैक्रो जो है जब स्ट्रांग है, अगर इंडिया को मैक्रो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो अपसाइड में भी उतना अपसाइड नहीं मिलेगा, डाउन साइड में भी बहुत ज्यादा डाउन साइड मिलेगा।
तो लास्ट 2-3 इयर्स देखें तो इंडिया का मैक्रो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सितंबर 2022 से लेके अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट्स -19 -20% तक गया था, पर राइट इंडिया मार्केट्स डाउनसाइड में 3-4% पॉजिटिव था, वो डाइवर्जेंस था। तो इसके मेन रीजन ये वजह है कि इंडिया का मैक्रो स्ट्रॉन्ग है। नाउ यूएस रिसेशन के बारे में, राइट 2022 पूरा का पूरा 2022 हम ये कह रहे थे कि यूएस में रिसेशन नहीं होगा। तो दो रीजंस है इसका। तो यूएस का रिसेशन जो बोलते हैं, इसका जो भय है मार्केट का, दो चीज से आते हैं। एक, फेडरल रिजर्व रेट हाइक कर रहा है, यूएस का सेंट्रल बैंक, और राइट अब तक 500 बेसिस पॉइंट्स 5% रेट हाइक हुआ है 12 मंथ्स में, 12 महीने में 500 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हुआ है। राइट इतना कम समय में इतना ज्यादा रेट हाइक 1970s के बाद ये पहली बार है। तो राइट मार्केट्स को ये फियर है, ये भय है कि इतना ज्यादा रेट हाइक इकोनॉमी ले पाएगा कि नहीं। राइट मार्केट्स फील कर रहे थे कि इकोनॉमी ले नहीं पाएगा इतना ज्यादा रेट हाइक्स, और ये रिसेशन में चला जाएगा, सब का कंजम्पशन ड्रॉप हो जाएगा, ये फियर था। पर अगर आप देखें तो 2023 जैन फेब और मार्च, द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2023 में यूएस का जो मैक्रो है स्ट्रॉन्गर है। ओके उतना इट इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग टू मार्केट्स दैट यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ है, वीक नहीं हुआ है। राइट ये 500 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक, 5% रेट हाइक के बावजूद। ओके तो ग्रेट ये रिसेशन का फियर ये सेंट्रल बैंक का रेट हाइक से आता है। और दूसरा ये है कि अगर आप यील्ड देखते हैं, तो मार्केट में यील्ड कर्व देख बोलते हैं, वाईटीएम तो कर 10, हाँ, या यील्ड कर्व, तो यील्ड कर्व में 10 ईयर यील्ड यूएस में कितना है, 2 ईयर यील्ड यूएस में कितना है। अगर राइट 10 ईयर यील्ड यूएस 2 ईयर यील्ड से नीचे है तो वो यील्ड कर्व इन्वर्टेड यील्ड कर्व बन जाता है। तो राइट ये बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि जो कि बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स का काम ये है कि लो रेट्स शॉर्ट टर्म में लेके कॉर्पोरेट्स को लेंड करना हायर इंटरेस्ट रेट में। तो राइट अगर यील्ड कर्व उल्टा हो जाता है, शॉर्ट टर्म का रेट्स बहुत ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में रेट्स उतना ज्यादा नहीं है, तो वो राइट बैंकिंग सिस्टम का प्रॉफिट्स, बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी फंक्शन करती है उसको उस पे बात डालता है। तो इन दो चीजों का फियर है मार्केट्स का, एंड इसीलिए तो मार्केट्स रिसेशन के बारे में बोल रहे हैं। हमारा कहना ये था 2022 में कि रिसेशन नहीं आएगा, यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। यूएस इकोनॉमी में एक भी इंडिकेटर, अभी तक एक भी इंडिकेटर नहीं है जो इंडिकेट करता है कि रिसेशन आ रहा है। राइट नाउ राइट हाउसिंग एक है, हाउसिंग में रिसेशन का पॉसिबिलिटी है, इन द सेंस हाउसिंग में ग्रोथ बहुत नीचे आ रहा है। पर वो उसकी वजह ये है कि 2 साल कोविड के टाइम पे बहुत फिस्कल एंड मॉनेटरी, वो दोनों बहुत सारा स्टिमुलस यूएस में गया है, और वो स्टिमुलस लोगों के हाथ में बहुत पैसा भी था। तो इसके वजह से हाउसिंग का जो डिमांड है वो कम होता जा रहा है, मेनली बिकॉज रेट्स भी बढ़ रहे हैं, मॉर्गेज रेट्स भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हाउसिंग में वो ग्रोथ नीचे आएगा। तो ओके यूएस में ग्रोथ नीचे आएगा, पर ओके रिसेशन जैसा नहीं आएगा, बिकॉज रिसेशन के मतलब का मतलब ये है कि सब सेक्टर में बहुत घटाव होगा प्राइसेस में, बहुत एक्टिविटी में प्राइसेस राइट बहुत कम आ जाएगा। वो रिसेशन 2023 में भी वी डोंट एक्सपेक्ट रिसेशन इन द यूएस, एक सॉफ्ट लैंडिंग जैसा होगा, ग्रोथ कम होगा पर रिसेशन जैसा नहीं आएगा। ओके ग्रोथ कम हो सकती है बट रिसेशन का कोई अभी लग नहीं रहा है। व्हाट अबाउट इंडिया, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स द इंडिया? इंडिया में तो, यूएस में अगर रिसेशन नहीं है तो इंडिया में भी रिसेशन नहीं होगा। इंडिया में एक एडवांटेज है, तो अगर यूएस का ग्रोथ रेट्स देखें तो हिस्टोरिकली ग्रोथ रेट्स वो 2-3% ग्रोथ ही है, बिकॉज वो राइट एडवांस्ड इकोनॉमीज है, राइट बहुत ज्यादा साइज है। इंडिया एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है,
हमारा ग्रोथ रेट्स अगर देखें तो वो 6-7% ग्रोथ रेट्स हिस्टोरिकली एब्सोल्युटली राइट। रहे हैं। तो अगर यूएस का कुछ सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, यूएस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो भी कुछ स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, तो भी वो 6% से हम शायद 5% या 4.5% आ जाएंगे। तो ओके, उससे नीचे आने की संभावना बहुत बहुत कम है। ग्रेट अगर कुछ ग्रेट। जीएफसी जैसा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो देन इंडिया इज कैन नॉट रियली स्टैंड डिफरेंट, वो इम्पैक्ट आ जाएगा। वो जीएफसी जैसा प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा, बिकॉज वो मार्च में जो 3 बैंक्स यूएस में कोलैप्स हुए थे, राइट वो उसे देखना बहुत गौर से देखना बहुत जरूरी है। तो 3 बैंक्स कोलैप्स हुआ था मार्च में। एक था सिग्नेचर बैंक, दूसरा राइट सिल्वर गेट, और तीसरा वो सिलिकॉन वैली बैंक। राइट, तो सिलिकॉन वैली। सिग्नेचर और सिल्वर गेट दोनों क्रिप्टो करेंसी के एक्सपोजर के वजह से कोलैप्स हुए। ओके, सिलिकॉन ग्रेट। वैली बैंक का जो कोलैप्स है, वो बहुत वेरी बैड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो मार्केट में बहुत बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, 12 मंथ्स में फेडरल रिजर्व 5% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, इस इसके वजह से बैंक कोलैप्स हुआ। एक्चुअल रीजन वो नहीं है। अगर आप उसके बैंक को बैलेंस शीट देखें एक्सेट्रा, उनका बहुत सारे एसेट्स जो था जो जो थे, वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेगमेंट में थे, और ओके बहुत सारे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज ले रखी थी, ओके, और ये सब बहुत इंटरेस्ट रेट रिस्क है। वो एवरी बैंक हैज टू हेज इट्स इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क को ऑफ से कम करने के लिए दे शुड अटेम्प्ट। एसवीबी में क्या था, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क वो हेज नहीं किए थे, तो लिक्विडिटी जब प्रॉब्लम हुआ था, it became a bigger problem. So it was more a risk management problem rather than any system related issue. So market when the market saw that तीन बैंक one after the other they were actually collapsing, वो एक फियर जैसा बन गया मार्केट में कि नहीं नहीं ये रिसेशन आने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो राइट फेडरल रिजर्व ने बहुत 2 दिन के अंदर फेडरल रिजर्व ने ये सॉर्ट कर दिया, वो डेपोजिटर्स का प्रॉब्लम सॉर्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये टैक्स पेयर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, जितना राइट पैसा सिस्टम को चाहिए हम देंगे। राइट उसके बाद वो यूरोप में यूबीएस का इशू था, यूबीएस क्रेडिट स्विस का इशू था, यूबीएस हैड टेकन ओवर। उसके टाइम पे भी 6-7 सेंट्रल बैंक्स 2 दिन के अंदर दे केम आउट एंड दे सेड नहीं नहीं, हम अगर लिक्विडिटी का, ग्लोबल लिक्विडिटी का इशू होगा, तो हम सब उसे डील कर लेंगे। तो ये राइट, सब बहुत जल्द, जीएफसी के टाइम पे इट एक्चुअली टुक सम टाइम, दिस टाइम अराउंड दे अंडरस्टूड वो जीएफसी का जो प्रॉब्लम था, दे लर्न फ्रॉम देयर लेसन्स एंड देयर मिस्टेक्स, एंड दिस टाइम अराउंड 2 दिन के अंदर सब ठीक हो गया। तो अभी मार्केट में वो कंटेजियन का फियर नहीं है, बैंकिंग राइट सिस्टम का प्रॉब्लम का फियर नहीं है। तो राइट, जनरली आई थिंक द मार्केट्स आर आल्सो लास्ट 2 महीने से दो हफ्ते से थोड़ा रिस्क ऑन चल रहा है यूएस मार्केट में भी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अर्जुन सर, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। रियली एक आम इन्वेस्टर अलग निगाह से देखता है, और बीइंग ए इकोनॉमिस्ट आपने एक अलग निगाह से देखा है उस प्रोडक्ट को, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो आप अपना रोल के तहत उसको आपने आइडेंटिफाई किया कि ऐसा कोई बिगर रिसेशन का कोई ऐसा इशू लग नहीं रहा है, बट ठीक है, ग्रोथ कम हो सकती है। तो अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग सोचना है कि लास्ट ईयर अगर 10% ग्रो किया था, इस साल 5% ग्रो किया है, तो उसको अगर रिसेशन मानते तो हर इंसान की अलग सोच है, बट अल्टीमेटली कंट्री तो ग्रो करने वाला ही है, लंबे समय में कोई इशू नहीं लगता है। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ऐसा मैंने स्टडी किया है, हमने पहले भी वीडियोज बनाए हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कि इंटरेस्ट रेट कुछ समय तक ग्रो करते हैं, फिर स्टेडी रहते हैं, फिर अगेन डाउन जाते हैं। तो अभी राइट नाउ जो इंडिया और वर्ल्ड के अंदर जो इंटरेस्ट रेट का जो मूवमेंट है, तो लास्ट 8-10 महीने 12 महीने जैसे आपने भी बताया, तो एक अच्छा ग्रो कर लिया है, एक अच्छी हाइक रेट्स हो गई है। इंडिया के अंदर भी लगभग 6.5 की रेट चल रही है आज की डेट में। और हमने वीडियो बनाया था, उसके अंदर जो हमारा जब था कि अप्रोक्सीमेट कमिंग 6 मंथ तक ये स्टेडी रह सकता है, इट कैन बी ग्रो, आफ्टर दैट ये अगेन नेगेटिव आएगा। तो बीइंग इकोनॉमिस्ट, बीइंग कंट्री के लिए ज्यादा समय हायर इंटरेस्ट रेट बेनिफिशियल नहीं रहती है, क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट को ग्रो करने के लिए मनी चाहिए, तो हायर इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट श्रिंक होता है, तो लंबे समय तक हायर इंटरेस्ट नहीं रह सकती है। और इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है, इसको डेवलप
कंट्री के रूप में कन्वर्ट होना है आने वाले 1-2 डिकेड के अंदर, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट नेगेटिव तो आना ही चाहिए। जो लास्ट जो था उससे इस समय जो जब नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट होगा तो उससे बॉटम आउट होना चाहिए, भले 0.5 हो 0.25 हो, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आपका क्या व्यू है इंटरेस्ट रेट को लेके? आप क्या सोचते हो? क्या जो हम सोच रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट कैन बी एक्सटेंड 3 to 6 months? वी आर नॉट श्योर कि व्हाट विल हैपन, बट क्या आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर के बाद ये इंटरेस्ट रेट वापस डाउन ट्रेंड करना चाहिए? हाँ, तो मैं ये दो तरह से आंसर करता हूँ। तो एक, अगेन, इंडिया में जब व्हाट एवर हैपन्स इन इंडिया, सब वो ग्लोबल के हिसाब से हमें देखना चाहिए। राइट, तो फेडरल रिजर्व के हिसाब से एक और इंटरेस्ट रेट बाकी है, एक और राइट, 25 बेसिस पॉइंट्स बाकी है। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व का रेट हाइक नहीं होगा। तो अब 5% है, तो 525 तक जाएगा। उसके बाद 2023, पूरा 2023 525 पे ही रहेगा, अनलेस देयर इज सम अदर प्रॉब्लम। नाउ मार्केट्स थोड़ा डिफरेंटली देख रहे हैं। मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग जून मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग फेडरल रिजर्व टू कट रेट्स। हम ये कहते हैं कि नहीं, वो रेट कट नहीं होगा अनलेस देयर इज सम अदर प्रॉब्लम इन द यूएस। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो 525 पे ही यूएस का रेट रहेगा। Now, the reason why US rates are very important because RBI जो interest rates increase कर रहे हैं, दो वजह है। एक वजह इन्फ्लेशन है, पर वो उनका नैरेटिव है, वो बिकॉज दे आर एन इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक, तो उनको बोलना ही है कि हम इन्फ्लेशन टारगेट कर रहे हैं, आप लोग डरो मत, we'll bring inflation under control. But the main reason why the RBI has been raising rates is यूएस इतना जल्दी और इतना 500 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक किया है यूएस ने। अगर इंडिया नहीं करता है तो इंडिया के जो करेंसी है रुपी में इम्पैक्ट आ जाएगा, रुपी का डिप्रिसिएशन प्रेशर आ जाएगा। राइट, और लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट 2 इयर्स में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑयल प्राइसेस बहुत बड़े हैं, कमोडिटी प्राइसेस बहुत बड़े हैं, और इसके वजह से यू एक्चुअली सीन अ वेरी शार्प इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट जब जब बढ़ता है, रुपी पे प्रेशर ज्यादा आ जाता है। तो इसके ऊपर अगर फेडरल रिजर्व का रेट हाइक अगर आरबीआई टैग नहीं करता है तो रुपी के ऊपर जो प्रेशर है इवन मोर बढ़ जाएगा। तो वन मेन रीजन व्हाई द आरबीआई हैज बीन रेजिंग रेट्स इज ये रुपी का जो डिप्रिसिएशन प्रेशर है उसको काबू में रखने के लिए आरबीआई हैज बीन रेजिंग रेट्स। तो 500 बेसिस पॉइंट्स फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक किया, उसका 50% आरबीआई ने किया है, 250 बेसिस पॉइंट, एग्जैक्टली 50% किया है। तो हम लास्ट ईयर से कहते आ रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर से कि आरबीआई 650 के बाद आरबीआई रेट हाइक्स नहीं करेगा, आरबीआई 650 पे स्टॉप करेगा। हमारा ये कहना ये था कि इंटरेस्ट रेट, inflation is important, containing inflation is important in the economy, पर it should not come at the cost of growth. जब इंटरेस्ट रेट एक हद से बढ़ जाता है, ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ जाएगा। तो हमारा जो 6.5 इंटरेस्ट रेट है रिपो का, वो प्री कोविड से बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमी प्री कोविड से अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे मेजर्स है देखने के लिए, पर एक 3 ईयर के अगर आप देखें तो अराउंड 4% ही है इंडिया का जो 3 ईयर के अगर ऑन ग्रोथ। तो वी आर स्लोली गेटिंग बेटर फ्रॉम प्री कोविड लेवल्स. Most of the sectors are higher than pre-COVID, but there are still some weaknesses that are still there. Services का पिकअप अभी होना बाकी है, और consumer confidence जो है, it is still not up to pre-COVID levels. Capacity utilization has become better, industries become better. A lot of segment, almost all of the economy sectors are better than pre-COVID, but there are still some points, MSME segments, there are still some points where you can expect some more improvement to come. तो आरबीआई इज वेरी केयरफुल, ये ग्रोथ इम्पैक्ट जितना कम हो उतना कम ग्रोथ इम्पैक्ट करने के लिए आरबीआई ट्राइज. Okay. So from a rate point of view, we feel rates are going to, this is a pause and this is the end of the rate cycle.
FY24 पूरा FY24 we are expecting rates to be at 6.5. We Correct. are not expecting any drop in RBI's interest rates. Now, Right. ये drop in interest rates, I feel as an investor hope नहीं करना चाहिए, because RBI will cut interest rates on two counts. One is inflation का जो expectation है बहुत नीचे गिरता है. For example, RBI is expecting 5.2% or so. अगर इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस सब बहुत जोर से गिरते हैं, देन इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन भी गिर जाएगा. देन देयर इज रूम फॉर द आरबीआई टू कट रेट्स. अब आपके हिसाब से अगर देखें तो क्रूड प्राइसेस 85 पे ही है, कमोडिटी प्राइसेस का गिरने का वो संभावना बहुत कम है, अभी सब स्टिकी रहते हैं. तो अभी के हिसाब से अगर देखें तो रेट कट दिखने में नहीं है. Now, the second reason why the RBI will be cutting rates is अगर globally growth का कुछ problem आएगा, या इंडिया में say for example एक global crisis आ जाता है, इंडिया में ग्रोथ का इम्पैक्ट है, वो ग्रोथ का इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए आरबीआई को रेट कट करना ही पड़ेगा. वो सिनारियो भी हम देख नहीं रहे हैं. तो फ्रॉम बोथ एंगल्स, इन्फ्लेशन के एंगल पे वी आर नॉट सीइंग इन्फ्लेशन कमिंग ऑफ वेरी शार्पली. ग्रोथ पे हम ग्लोबली स्टेबिलिटी देख रहे हैं, इंडिया में भी स्टेबिलिटी देख रहे हैं. तो फॉर मोस्ट ऑफ FY24 वी आर ओनली सीइंग रेट्स एट दीस लेवल्स 6.5. मोस्ट ऑफ FY24 6.5 पे ही रहेगा. तो 2023 globally is a year where central banks will be peaking on interest rate hikes. तो interest rate hike सब खत्म हो जाएगा 2023 में, which means from an investor's point of view, अगर debt को देखें, debt is actually attractive because your वो duration बोलते हैं, you know that interest rates will not go higher in 2024 than it is in 2023. तो इक्विटी एंड डेट का जो एक कॉम्बिनेशन है, अपने रिस्क के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इक्विटी इज ऑलवेज इज एन ऑप्शन. वी ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट हाउ इंडिया, वी आर ऑलवेज अ बुल ऑन इंडिया बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग एट इंडिया फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब मैं इन्वेस्टर्स को से बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि सी आई हैव 2 चिल्ड्रन. तो मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ, एक्सेस मनी इन्वेस्ट करता हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ, तो मिनिमम 3 to 5 years आपको ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए. अगर लार्ज कैप हो तो 3 to 5 years. अगर वो आप रिस्क बढ़ा रहे हो मिड और स्मॉल कैप, आपका वो टाइम फ्रेम भी आपको उसके हिसाब से इंक्रीज करना पड़ेगा. ग्रेट ग्रेट. अर्जुन सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट हिस्टोरिकली अपन 42 साल का डाटा देखें तो इंडिया ने जो ग्रोस ग्रोथ की है, जीडीपी ग्रोथ है, एवरेज 14-15% रही है. उसी का रेप्लिका आपको, इकोनॉमी का रेप्लिका ही आपको सेंसेक्स और रिटर्न में देखने को मिलता है. लगभग 15-16% का रिटर्न सीएजीआर के रूप में रिफ्लेक्ट हुआ है. और अगर नेट नेट बात करें तो इन्फ्लेशन को घटाने के बाद जो नेट यील्ड बचती है 6 से 7% का रहा है हिस्टोरिकली. तो आने वाले 1 डिकेड 2 डिकेड के अंदर आप इकोनॉमी को क्या देख रहे हो, क्या ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेट संभावना है? क्योंकि जितना ग्रोथ पास्ट में किया उससे भी काफी सारी चीजें बेटर हो रही है. कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है. जैसे कि एग्जांपल के लिए यूएस में जो बैंकिंग के साथ हुआ उसको बेटर पिक कर लिया, इमीडिएटली एक्शंस ले लिए. कोविड आज के 100 साल पहले ऐसी महामारी आई थी तो गवर्नमेंट को उस समय डिसीजन लेने में समय लगा. बट पर्टिकुलर जो 2020 के अंदर जो कोविड आया था उसको अर्ली रिकैप कर लिया, वैक्सीन को अप्रूवल जल्दी मिल गए, अर्ली एक्शंस हो गए. तो ये सब चीजें कहीं कहीं इकोनॉमी में भी देखने को मिलती है और कहीं कहीं इसका रिजल्ट्स ओरिएंटेड भी होता है. तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया एज ए इकोनॉमी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एवरेज ग्रोथ क्या आने की संभावना है? इट कैन बी 2% प्लस माइनस, नोबडी कैन एक्यूरेट गिव द आंसर, बट व्हाट इज द योर ओपिनियन, व्हाट इज द योर फीडबैक कि आने वाले 1-2 डिकेड में अभी भी संभावना है क्या 15-16% का एवरेज ग्रोथ होनी चाहिए? तो फर्स्ट थिंग आई वुड ऑलवेज से हमें इस करंट गवर्नमेंट को बधाई देना चाहिए कि वो कोविड के टाइम पे सब इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट को भूल जाओ, आप प्रिंट करो, आप फिस्कल डेफिसिट को ऊपर कर जाओ, एवरीबडी नीड्स मनी, आप प्रिंट करो, फिस्कल डेफिसिट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दे टोल्ड द गवर्नमेंट. सो द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर दिस गवर्नमेंट इज दैट the government did not listen to economists. That's a very good thing. Great. Because agar if they listen to economists, what would have happened? हमारा वो debt to GDP ratio जो है
90% को ब्रीच करके 95 to 100% में it would have actually gone. So that was actually a very big positive that they, during the worst of times, they saw to it that fiscal spending was contained. So if fiscal spending is contained, inflation is also contained, and debt to GDP is also eventually going down. One biggest positive with this political dispensation is they have a tendency to keep trying to bring down debt to GDP. That's a very big positive, and that has a very big impact on growth, because if you keep inflation under check, investor के हिसाब से अगर देखें तो inflation is a tax. You are keeping inflation under check, which means you are keeping, for the common man, the government is trying to keep that second tax as minimal as possible for the common investor. So if I'm earning 10% and inflation is 4%, मेरा real return जो है 6% ही है. So if I keep inflation under check, my real return is actually is saved. So it's actually important that the government's fiscal deficit containment is seen in that perspective. Now, long term अगर देखें तो nobody really knows. मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ, like you rightly said. So 12% I think is a very reasonable number to go by. Anywhere between 11 to 12%. Historically, 6.5% is a number on average to take for GDP growth, and say somewhere around 5.5 to 6% on inflation, because inflation, we always want to think inflation will be always going down, always be under control, but globally बहुत सारे events रहते हैं, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वो volatility रहता है. So I think 12%, you can either say 6.5 and 5.5 or 6 and 6, whatever equation you can take. I think 12% is a reasonable number to expect from an India point of view. Now, the most important thing that you have to understand from an India point of view is we are a secular bull market, because हम ये 5 trillion, 10 trillion का number जो है, I think one should stop looking at it very closely, because ये 5 trillion number जो है, it depends on वो rupee dollar का जो exchange rate है, it depends on that. Rupee हर साल rupee 3 to 3.5% depreciation होगा, because we are a developing country, trade deficit है, savings कम है in investment के हिसाब से. So because of all these reasons, rupee will keep depreciating. तो realistically देखें तो FY28 में हम 5 trillion पहुंच जाएंगे. By FY28 we will be around, let's say, 70 years of independence, 75 years or so. The next 5 trillion, so just like portfolios, जब investor का जो portfolio एक size बढ़ जाता है, every 1 lakh to make 1 more lakh of profit from that portfolio takes lesser time. So just like that, as an economy, the minute we hit 5 trillion, the next 5 trillion will come in the next 7 years. Assuming 11-12%, very nominal numbers, just the same numbers I'm talking about, 3% depreciation. Or realistic numbers देखें, so the next 5 trillion will come by FY36, will be a 10 trillion economy, most likely. Now, then what sectors come in? India cannot grow without financial services, without banking. तो बैंकिंग तो एक सेक्युलर evergreen story होगा, because if India has to grow, banking has to grow, financial services has to grow, consumption has to grow. So consumption में discretionary consumption has to grow. So these are no-brainer growth stories for India, because if you expect India to grow, you have to expect these sectors also to grow. Third sector then will also be, because infrastructure also has to grow for India, so infra cyclicals. These three will be sectors that will no-brainer has to grow if you expect India to actually reach 10 trillion by FY36. Great. तो अर्जुन सर, आपका जो एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मैंने आपके मुख से सुना है कि अप्रोक्सीमेट 12% का रिटर्न आराम से लंबे समय में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं न कहीं इकोनॉमी का ही रिफ्लेक्शन आता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न. अगर कुछ फंड मैनेजर्स अल्फा जनरेट करेंगे तो वहाँ 15% 16% भी रिटर्न आ सकता है, क्योंकि कुछ फंड्स में अल्फा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में इंडिया अल्फा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखे तो ओनली इंडिया एक ऐसा
कंट्री है जहाँ पे अल्फा जनरेशन अभी भी अवेलेबल है, और आने वाले समय में भी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अल्फा जनरेशन रहने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे स्कोप खूब है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी हम चाइना को भी रिसेंटली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आल्सो हमने पीछे छोड़ दिया, आज के 2 दिन पहले ही न्यूज थी। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है वर्ल्ड के अंदर, सुपर फिनोमिनल ग्रोथ रहने वाली है। बट कंडीशन है कि इन्वेस्टर रिस्क अपनी समझ के लंबे समय के लिए निवेश करे। तो एज ए इंडिया कंट्री में कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम चलता रहेगा। हो सकता है किसी साल ग्रोथ 2% कम आए, किसी साल 2% ज्यादा आए, बट एवरेज ग्रोथ रेट में 5 years प्लस में 12% रिटर्न आराम से मिलने की पूरी पूरी संभावना है। लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ सर कि आपके इतने रिच एक्सपीरियंस, आपने इकोनॉमी के बारे में इतनी सारी स्टडी की है, आपने यूके से भी डिग्री ले रखी है, आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डॉक्यूमेंट स्टडी करते हो, तो हमारे इन्वेस्टर को स्पेसिफिकली क्या ध्यान में रख के सुपर वेल्थ क्रिएशन के लिए एक थंब रूल आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जिससे कि उनको अच्छी अर्निंग मिले लॉन्ग टर्म में, सुपर वेल्थ क्रिएट हो, और पेशेंसफुली रिटायरमेंट की बहुत बेहतरीन अच्छी लाइफ बीते, या उनके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कोई स्पेंडिंग करना है तो दे कैन स्पेंड व्हाट एवर दे विश। इसके लिए क्या आपका एक थंब रूल है? तो मैं जो करता हूँ मैं वो बोलता हूँ। तो राइट। आई हैव अ 11-year-old डॉटर एंड अ 5-year-old सन। तो राइट। उसके हिसाब से मैं दो काम करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, आप जब इन्वेस्ट करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है। तो एब्सोल्यूट। ये कैसा पता चलेगा? तो अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे इन्वेस्ट करने के बाद मुझे रात में आई हैव टू स्लीप वेल, सो दैट दैट नींद बहुत अलाउज यू अच्छी टू आनी स्लीप। चाहिए, तो आपका रिस्क एग्जैक्टली, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। ग्रेट। exactly. ग्रेट। So sleep. So if the market goes up and the market goes down, if your sleep is affected, then you know that is not your risk. तो ग्रेट। हर एक का एक रिस्क प्रोफाइल है। तो बहुत सारे स्टडीज है, बहुत सारे थंब रूल्स है। कोई बोलता है कि नहीं, 100 माइनस आपका एज, दैट शुड बी योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। तो मुझे आई एम गोइंग टू बी आई विल बी 43, 44 in another few years. So from that point of view, it should tell me that around 60% should be equity. पर मेरा इक्विटी का जो appetite है बहुत ज्यादा है। तो there are some people who I know who are 80 years old, 100% equity, बहुत मार्केट को बहुत क्लोज तरह से वो जाने हैं। तो everybody is very different. You have to first understand what is your risk profile and ग्रेट। invest accordingly. The second most important is, आप अपने रिस्क के हिसाब से यू हैव टू इन्वेस्ट इन इक्विटी द टाइम होराइजन। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिस्क उतना नहीं है, देन यू शुड नॉट बी लुकिंग एट 1 year इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, राइट। बिकॉज 1 year में अगर आप लकी है तो रिटर्न बन जाएगा। पर वो लक के हिसाब से यू कांट, आपका हार्ड अर्न मनी है, लक के हिसाब से आपको ऐसे लॉटरी जैसा नहीं करना चाहिए। दिस इज ग्रेट। अ कैलकुलेटेड सॉर्ट ऑफ एन एफर्ट, अ लॉट ऑफ पीपल पुट अ लॉट ऑफ रिसर्च इन इट। सो 3 to 5 years मिनिमम आपको, अगर आप इक्विटी में रहते हो, तो दैट विल बी वेरी गुड। So if you look at studies, 5-year block return अगर देख रहे large cap में, तो if anybody is invested in the equity market for any period more than 5 years, 5 years 1 month, 5 years 2 month, the आपका जो money है, it has never gone negative. You have always protected your capital. But राइट। then this question will come, अरे मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, वो तो एफडी में डाल सकता हूँ। Then the next question is, if you are invested in the market for any period of, let's say, 7 years, 98% of the time, a 7-year return investment horizon has given you 98% of the time has given you around 8% return. Then 80-85% of the time, if you are invested in a 10 to 15-year time frame, the market has given you 12% plus return. So ग्रेट। all studies tell you that the longer you are invested in the market, आपका जो compounding है वो that will start working, and your return also will be on the higher side. Second thing is, a lot of people look at lump sum investing, a lot of people look at SIPs. So SIP is, there are two things that I think investors have to remember. जब मैं SIP डालता हूं, तो let's say 3 years ago मैंने 3,000 रुपए का SIP डाल दिया. I am not changing my SIP quantum every year. It's very important to change my SIP quantum every year, because 3 साल में मेरा अगर मैं आप सैलरी हो, तो
एवरी ईयर 5%, 3%, 4% इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली पर आपका एसआईपी आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो करेक्ट आपका एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट है, इट शुड बी एज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम, इट शुड करेक्ट नॉट बी एन एब्सोल्यूट नंबर। अगर करेक्ट that is happens, then every time your SIP happens, it happens, more number of units also happen. Now करेक्ट second tweak is that when markets fall, तो एक अगर आप स्टडी देखें तो 10 ईयर 15 ईयर का स्टडी देखें, तो whenever the market corrects by more than 5%, एक किसी भी महीने में अगर मार्केट 5% से ज्यादा करेक्ट होता है, you should use that opportunity to increase your टॉप अप करेंगे आप एसआईपी को। अगर इफ करेक्ट यू कीप डूइंग दैट 10 ईयर पीरियड, आपको जो एसआईपी का कैगर, लेट्स से फॉर एग्जांपल 12% कैगर है, you get extra 2 to 3% extra CAGR returns over a 10-15 year period if you keep adding or topping up your SIP whenever the markets correct by 5%. तो आप तो करेक्ट long term invested हो, so if you're long term invested, you have to, it is like whenever you see a 5% market correction, you have to look at it like a Amazon sale या करेक्ट Flipkart sale. जो when करेक्ट there is a 60% sale in Flipkart and Amazon, हम सब online जाके खरीदते हैं. But करेक्ट when a sale happens in the market, we don't want to look at it like that. We have to start, if you are invested in the long term, if you're looking at a 10 year, 15 year time horizon from an investor point of view in the markets, every time market corrects by 5% or anything more than 5%, I think you have to look at it as an opportunity to add to good quality stocks, add to your portfolio, add to good quality funds. That is how I think one should be looking at it. ग्रेट 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 अर्जुन सर, बहुत ही शानदार तरीके से बताया। सेम चीज हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हर इन्वेस्टर को कहते हैं कि हर डाउनफॉल पे आपको एडिशनल परचेज करना चाहिए। आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ साथ आपकी रिस्क कितनी आप लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विटी एक्सपोजर आपका होना चाहिए। जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं तो मैं मेरा 100% इक्विटी में डालता हूं क्योंकि आई एम एबल टू टेक द 100% रिस्क। अगर कोई 85 ईयर्स इन्वेस्टर एज का इन्वेस्टर है उसका भी 100% पैसा इक्विटी में डाला जा सकता है। कंडीशन है कि उसने वो जो पैसा डाला वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करने के लिए डाला है। अगर खुद के यूटिलाइजेशन के लिए डाला है तो उसको 95% पैसा उसको डेट या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए जहां पे उसकी रिस्क नहीं के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो। जब उसको मनी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वो उसको यूटिलाइज कर पाए। तो एब्सोल्युटली आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इन्वेस्टर को आपका इकोनॉमिक के बारे में जो भी जानकारी है आपने बहुत बेहतरीन तरीके से दी है। बैंकिंग बैलेंस शीट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ने का आपने तरीका बताया है। आरबीआई क्या एक्शन लेती है, किस बेस पे लेती है, फेडरल बैंक सेंट्रल बैंक क्या सोच के एक्शन लेता है। तो काफी सारी चीजें समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। हम हमारे इन्वेस्टर को ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आपका जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, आपका नॉलेज है, उसका एडवांटेज लेते हुए उनको समय समय पर नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे वीडियो सीरीज में आने के लिए। थैंक यू सो मच अर्जुन सर। Thank you so much. Thank you for having me here. So one last thing I'd like to say is हम सुंदरम म्यूचुअल फंड के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से बहुत एक्टिव है ट्विटर पे। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप अर्जुन GN80 पे आप ट्विटर में हर दिन हम डिफरेंट चार्ट्स और डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट एंगल्स पे हम कमेंट करते रहते हैं। So if you are interested, you can please follow Sundaram Mutual Twitter ID and also Arjun GN80. Great, Thank you so much, Mr. Vinod, for having me here. Always a pleasure to come. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.